25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच मिडिल ईस्ट में लगातार बम बरस रहे हैं। आज भी बम बरसे, तेल का संकट बढ़ता जा रहा, महंगाई बढ़ने का खतरा है। अगर भारत का विपक्ष महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर सवाल करता और उस पर टिका रहता तो भी समझ में आता, लेकिन मोदी विरोधी पार्टियों की परेशानी है कि मोदी ने खामेनी की मौत पर संवेदना प्रकट क्यों नहीं। मैं आपको यह भी बता दूं कि 57 मुस्लिम देशों में से करीब 11 देशों ने ही खामेनी की मौत का दुख जताया था। ईरान से भी खामेनी की मौत पर जश्न की तस्वीरें आई थी। एक वर्ग था जो जश्न मना रहा था। फिर भारत का विपक्ष इतना परेशान क्यों? क्या वोट बैंक की सियासत के लिए सब कुछ किया जा रहा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। मिसाइल ड्रोन हमले हर तरफ से जारी हैं। 5 दिन तक चले इस युद्ध में अभी तक अपडेट यह है कि अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद ईरान में नए सुप्रीम लीडर के तौर पर उनके बेटे मुस्तफा खामेनी को चुना गया है। ईरान ने पूरे इलाके में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें यूएस एम्बेसी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। सऊदी अरब में यूएस एम्बेसी और यूएई में कॉन्सुलेट पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद वॉशिंगटन में गैर जरूरी कर्मचारियों को निकालने की इजाजत दी गई। यूएस और इजराइल का दावा है कि ईरान में मिसाइल लॉन्चर और न्यूक्लियर फैसिलिटी समेत करीब 2000 टारगेट पर अटैक किया गया। इस बीच जहां एक तरफ दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, दूसरी तरफ भारत में शांति के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग रंगों से सराबोर इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। होली के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज यही बात दोहराई और कहा कि जब पूरी दुनिया में अराजकता फैली है, भारत में शांति है। भारत में शांति है, भारत में होली मनाई जा रही, लेकिन एक वर्ग है जो खामेनी की मौत और ईरान युद्ध को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। मोदी विरोधी पार्टियां इस युद्ध में भी वोट बैंक की सियासत खोज रही। आज होली के मौके पर राहुल गांधी ने नफरत की सियासत को हवा देने की कोशिश की। हैप्पी होली सबको, प्यार भरी, नफरत मिटाने वाली होली। मोदी विरोधी पार्टियां युद्ध के बहाने मोदी सरकार को टारगेट कर तुष्टीकरण की सियासत खोज रही। सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे। कांग्रेस मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के कई नेता खामेनी की मौत पर पीएम मोदी की संवेदना न जताने पर सवाल उठा रहे। सोनिया गांधी कह रही, भारत खामोश क्यों? खामेनी की मौत पर पीएम मोदी को बोलना चाहिए। राहुल गांधी अब पीएम मोदी को विदेश नीति सिखा रहे। महबूबा मुफ्ती से लेकर ओवैसी तक सवाल उठाते रहे। भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के रूलर से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के रूलर से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हेड ऑफ द स्टेट से बात नहीं कर रहे, नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। प्रधानमंत्री को बचाना चाहिए देश को। इस जंग के बारे में नेतन्याहू के साथ उनकी क्या बात हुई थी? मैं हमारी सरकार कुछ बोलती नहीं, कमाल की बात है। ईरान के हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे। सोनिया जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि इतने दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, हमारी सरकार की कोई रिएक्शन ही नहीं। हमारी सरकार ने कहाँ न कहाँ इसमें अगुवाई करना ही चाहिए और हमेशा करती रही है। और ईरान तो हम अपने साथ रहा हुआ है, तो ये युद्ध जो बढ़ेगा नहीं, कम आपस में टेबल पे आके चर्चा होगी, इस तरह से बात करनी चाहिए। देखिए, ये बहुत बात विचलित कर रही है। ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र है और जहाँ से हमारा व्यापारिक साझेदारी बहुत ज़्यादा है, तेल का 50% आयात हमारा उधर से ही होता है और उसी रूट से होकर आता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप यूएई से भी बात कर रहे हैं, सऊदी से भी बात कर रहे हैं, आप इजराइल से भी बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को न्यूट्रल नज़र आना चाहिए। और न्यूट्रल हमारी पॉलिसी है, हमारी विदेश नीति है। लेकिन ईरान के लिए 2 लफ्ज़ भी नहीं बोले गए आपके, तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी करता है और दुखी भी करता है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ओवैसी भी इजराइल के हमले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है
कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है। खामेनेई की मौत पर भारत में भी प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस है युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की वतन वापसी कराना। इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही। प्रधानमंत्री लगातार खाड़ी देशों से संपर्क में है, फोन पर बात कर रहे। लेकिन सवाल है कि जब भारत में होली के त्योहार पर मिलन के रंग बरस रहे, तो क्या मोदी विरोधी पार्टियां अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध पर वोट बैंक राजनीति के लिए सियासत कर रही? क्या इमरान मसूद का खामेनेई के प्रतिनिधि से मिलना वोट बैंक की सियासत नहीं? क्या विपक्ष युद्ध के ऐसे संकट में भी तुष्टीकरण का चश्मा पहनकर सियासत कर रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शादाब शम्स जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, निखिल जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और न्यांश शर्मा जी है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मैं निखिल आपसे शुरू करता हूं। मिलना जुलना अच्छी बात है, बिल्कुल बात है, मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन जो एजेंडा लगता है, जो मैसेज जाता है, वो मैसेज ये जा रहा है कि आपने खामेनेई के प्रतिनिधि से, आपके सांसद, मतलब जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, तो मिले तो वोट बैंक पक्का हो जाएगा, आप यूपी में ओवैसी को रोक लेंगे। राकेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। आपको भी। उसके बाद देखिए, जो विपक्ष की, समूचे विपक्ष की मांग है, पहली बात तो विपक्ष को कांग्रेस मोदी विरोधी पार्टियां बोलना, मुझे लगता है, मैं अपनी आपत्ति इस पर जाहिर करना चाहूंगा। ये देश का विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के, लोकसभा के इन्हीं दलों से आते हैं और ये जनता की आवाज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की अगर सरकार है तो इसका मतलब विपक्ष को या इन दलों को किसी ने वोट नहीं करा। जनता ने ही इन दलों को आगे रखा है और जनता की आवाज ही ये दल उठाते हैं। तो जब ये दल मांग करते हैं कि भारत की पॉलिसी गुट निरपेक्षता की है, भारत विश्व गुरु बनने की एक कोशिश करता है, तो भारत को अपना मत रखना चाहिए इंपॉर्टेंट मुद्दों पे। भारत को गलत कहना चाहिए, नरसंहार को नरसंहार कहना चाहिए, संप्रभुता के प्रहार को संप्रभुता का प्रहार कहना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि ईरान के साथ जाके अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। भारत बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, ना ऐसा भारत ने पहले कभी करा है। लेकिन जब कुछ गलत हो रहा है तो भारत ने हमेशा आवाज उठाई है। इंदिरा गांधी ने उठाई थी, मनमोहन सिंह ने उठाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाई थी, पर मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरियां आन पड़ी हैं, कोई नहीं जानता। जो आज वो पूरे निखिल जैन अमेरिका और इजराइल के निखिल जैन, मेरी एक आदत है सर, मेरे सवाल का पहले एक लाइन में जवाब दे दिया करिए, उसके बाद आप बोलते रहिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था कि उस मुलाकात से क्या वोट बैंक आपका पक्का हो जाएगा, जो मैसेज देने की कोशिश हुई है? और क्या एक तस्वीर पिछले दिनों वायरल हुई थी संसद परिसर की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि रोक लो, नहीं तो हमको भी बर्बाद कर देगा। तो क्या उसी मिशन पर इमरान मसूद है कि जाकर मिले? राकेश जी, ये विपक्ष की जो ये डिमांड है, मैं इसको वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखता। उसका सीधा सा रीजन है, जब ईरान पे हमला हो रहा है तो ईरान भी रिटेलिएशन में अमेरिकी सैन्य बेसों पे हमला कर रहा है। और कहाँ कर रहा है? वो बहरीन में कर रहा है, कतार में कर रहा है, यूएई में कर रहा है, सऊदी अरेबिया में कर रहा है। ये सारे भी मुसलमान देश है। तो एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश पे जब हमला करता है तो मैं इसमें हिंदू मुसलमान का चश्मा नहीं उड़ सकता। इसमें केवल इतनी बात है कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए आगे है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक भारत की प्रधानमंत्रियों ने भारत की एक मजबूत आवाज दुनिया के आगे रखी है, और वही आज भी विपक्ष रखने को कह रहा है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। ईरान मुसलमान देश है तो सऊदी अरेबिया खाड़ी के देश। अरे फिर वही बात है, हिंदू मुसलमान की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा क्या कोई यहाँ पर कह दे, कोई यहाँ पर कह दे? अरे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था भाई, पत्रकारों का काम है दो चीजों में कुछ कनेक्शन दिखे तो कनेक्शन भिड़ाकर सवाल पूछ देना। मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा, आप हिंदू मुसलमान पर आ गए। कायदे से तो यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, मुसलमान मुसलमान की बातचीत थी, मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई की बातचीत थी। मैं तो हिंदू मुसलमान ला भी नहीं रहा था, आप रंगों की तरह मिलाने लगे। राकेश जी, मैं हमेशा से कह रहा हूं कि इसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं है, इसमें केवल और केवल भारत की कूटनीति की बात है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत देश दिखने की बात। ठीक है शिवम त्यागी, इमरान मसूद ने खामेनेई के प्रतिनिधि हकीम इलाही से मुलाकात की, ये कह रहे हैं ये कूटनीतिक मुलाकात। अब पता नहीं कूटनीतिक मुलाकात सरकार करती है कि कौन करता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इनको वोट बैंक नहीं दिखता, आप बताइए।
बड़ी कमाल है इस देश में। कमाल की बात मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी देश का 140 करोड़ में से एक भी व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा ममता दीदी या कोई भी पार्टी इस वजह से चिंतित है कि हम ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये ईरान का साथ देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस देश का साथ देने की बात कर कर इस देश के मुसलमानों का एक तरफा वोट चाहते हैं। वो उसके लिए ये दिन रात इतना जो है, क्या शब्द कहूं मैं, लमलेट हो रहे हैं। ये इनकी वो प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी। इनको नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि ईरान पे किससे बात की जानी चाहिए, क्या बात की जानी चाहिए, क्यों बात की जानी चाहिए। इनका सिर्फ कहना इतना है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के पीछे, जैसे आप इन सब चीजों को बस इस बात में जोड़कर देख ले, जैसे एक बार रेवंत रेड्डी ने कह दिया था कि मुसलमान है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुसलमान है। बस उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ये। हर एक पार्टी एक से बढ़कर एक कदम आगे ले रही है, इसलिए ताकि मुसलमानों का कंसोलिडेटेड वोट ईरान के नाम पर उनको मिल जाए। बाकी कोई ईरान की प्रॉब्लम पर बात कर रहा है, नहीं कर रहा। बाकी कोई किसी और चीज पर बात कर रहा है, नहीं कर रहा। वो बात किस बात कर रहे हैं? कंडेम नहीं किया जी खोमैनी की जो भी साथ उनके हुआ उसको कोई कंडेम क्यों नहीं कर रहा, सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही। और कौन सी कूटनीतिक मुलाकात होगी? आयतुल्ला खोमैनी के रिप्रेजेंटेटिव से जो इमरान मसूद मिले हैं, वो क्या स्ट्रेटेजिक बात करेंगे भाई? वो मोटी मोटी करने वाला आदमी, उसको कुछ स्ट्रेटेजिक बात करनी आती भी है क्या? जबरदस्ती का आप उनसे जाकर फोटो ऑप करा रहे हैं, फोटो ऑप कराकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखाएंगे और कांग्रेस पूरे देश में दिखाएगी कि ये देखो मुसलमानों का एक ही रहनुमा है, वो है कांग्रेस, और हमने अपने नेता को भेजा आयतुल्ला खोमैनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिले। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? ये सिर्फ मुसलमान की राजनीति और कुछ नहीं है। अगर खास तौर पर सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी तो सिर्फ इसलिए लिखी क्योंकि इस देश में जो 20% मुसलमान है उसको कांग्रेस चाहती है। ठीक। अगर एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से आ रहा है तो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए, बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है। कौन सी स्ट्रेटेजिक मुलाकात की बात हो रही है? मैं कहता हूं एक विषय बहुत साफ है। हाँ। इस तरह की कोई भी कोशिश जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए नहीं, मुसलमानों के वोट बैंक के लिए हो गई है। तारिक भाई जो शिवम त्यागी कह रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण, अगर आप भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो क्या लगता है 27 में फायदा मिल जाएगा उससे? एक साल भी नहीं। जब तालिबान को हिंदुस्तान बुलाते हैं तब इनका कौन सा वोट बैंक इनको चाहिए रहता है? जब मोदी जी कतर और सऊदी और सारे इस्लामिक देशों से जाकर गले मिलते हैं, उनको चुम्मियां देते हैं, तब कौन सा आपका वोट बैंक रहता है? यहाँ सही और गलत की बात है। अब मैं बताता हूं इनको कि मामला क्या है। देखिए, जब भी ईमानदारी से इतिहास लिखा जाएगा भविष्य में कभी, तो दो तरीके के लोग दिखाई देंगे। एक वो जो कंप्रोमाइज थे, कायर थे, और दूसरे वो जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के आगे नतमस्तक नहीं हुए, चाहे उनकी जान चली गई। और उसमें नाम सबसे पहले आयतुल्ला खamenei साहब का लिखा जाएगा। ये बात सुन लीजिए, आने वाले 100-200 सालों में अगर ईमानदारी से इतिहास लिखा गया तो ये जरूर लिखा जाएगा। अब मैं पूछता हूं, खamenei मर गए, कोई बात नहीं, चलिए मार दिया उनको। जो 160 बच्चियां मरी, क्या भारत सरकार उसको कंडेम नहीं कर सकता था? अब यहां ये तुरंत चिल्लाएंगे कि क्या ईरान ने पुलवामा को कंडेम किया था? हाँ, ईरान ने स्ट्रॉन्ग वर्ड में पुलवामा को कंडेम किया था। जब पहलगाम का हमला हुआ भारत पे, तो ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उनसे बात की और कहा कि यह कायराना हमला है पाकिस्तान का। कुछ सिंपैथी रही होगी भारत के साथ। जब आपके ऊपर आई तो वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने बात की। अब मैं छोड़ देता हूं आयतुल्ला खamenei को। जब 160 मासूम बच्चियों को मार डाला गया, तो क्या भारत सरकार इतना नहीं कह सकती थी कि गलत हुआ? ये नहीं कह सकती थी कि आप यूनेस्को वहां टीम बनाकर भेज रही है कि गलत हुआ? तो जब ईरान हमारे साथ जब गलत हुआ तीनों बार, 26/11 में उसने कंडेम किया, पुलवामा में उसने कंडेम किया, पहलगाम में उसने कंडेम किया, तीनों कंडेम है मेरे पास। सुन लीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड। मैं सुन ही रहा हूं, मैं कहां आपको रोक रहा हूं भाई? आप फर्जी का चिल्ला रहे हैं, मैं रोक भी नहीं रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि सुनिए। आज हम अगर आयतुल्ला खamenei को नहीं कंडेम कर सकते तो प्राइमरी स्कूल की नन्ही बच्चियों को मार डाला, दुनिया में कहीं मार डाला हो, और किसी भी मजहब को मार डाला हो। इसको आप मुसलमान से मत जोड़िए, किसी भी मजहब से मार डाला हो, किसी को भी मार डाला हो। भारत उन देशों में है विश्व गुरु। आप ठीक है, मैं शिवम से रिप्लाई लेता हूं। जब गलत को तारिक खान आपने कुछ अच्छी बातें कही, मैं आता हूं शम्स भाई आपके पास भी। एक छोटी सी चीज है, आप रिप्लाई कर दीजिए। आपने 2 बातें कोट की, पहलगाम का कोट किया,
मैं आपको दो बातें और कोट कर देता हूं। कश्मीर की घेराबंदी करते हुए कश्मीर को गाजा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जोड़ा, क्या आप इससे सहमत हैं? इन्हीं खामेनेई के रहते। दूसरी बातचीत है, दिल्ली दंगे हुए और सीए जो विरोधी आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था जो भी आप कहिए, उसमें चरमपंथी हिंदुओं से मुकाबला करने की सलाह, फिर उसके बाद 370 का विरोध, इस पर आप क्या कहेंगे? और इस पर आप क्या कहेंगे? सातवां बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया था, आज हम अरे वो ठीक है भाई, सातवां बेड़ा भेज दिया था, फिर वही बात है। अब आपसे मैंने पूछा तो आपको दिक्कत हो गई। भेज दिया था आपसे सिर्फ एक बात पूछा हूं, आप अमेरिका पर चले गए। अरे सुनिए साहब, इस पे भी जवाब, बच्चियों की जान गई, बिल्कुल सही बात आपने कही तारिक भाई, मैं उस पर शिवम से रिप्लाई लूंगा। सुन लीजिए, और वो कंडेम होना चाहिए, मासूम बच्चों की जान कहीं भी जाए। अरे पढ़ के आता हूं मैं, 10 सेकंड पे इस पे भी जवाब ले लीजिए। यहाँ कोई अड़बड़ नहीं बैठा। 1994, सुनिए मेरी बात, 1994 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, उसमें 56 देशों में से सिर्फ एक ईरान था जिसमें भारत पाकिस्तान एक प्रस्ताव लाना चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके विरोध में अगर कोई खड़ा था तो ईरान था। 1994 रजिस्टर्ड है, पढ़ के आएंगे लोग। ठीक है, शिवम त्यागी। We are concerned about the Muslim situations in Kashmir. We have good relation with India, but expect the Indian government to adopt just a policy to the noble people of Kashmir and prevent the opposition bullying and Muslims in the region. 2000 ये है 2019 का। 2017 में Khamenei अर्ज करते हैं that Muslims are oppressed in कश्मीर और उनको किसी भी तरीके से सरकार को बेहतर स्थिति देनी चाहिए। 2020 में खास तौर पर जब दिल्ली में दंगा होता है, कहते हैं मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। छोड़िए ये बातें, 1999 में उनका जो रोल था वो तटस्थ था। रेजा शाह के समय 1965 की वॉर में वो हमसे एंटी थे और 1962 की वॉर में एंटी थे। 1965 में तो इनफैक्ट एक सर्न करके एक पूरी जो है कमिटी बनी थी, उसका हिस्सा थे वो। यहां पर हमें भाषण मत दीजिए। और अब सुनिए आगे, बच्चियां मरी हैं, हर किसी को मैं मानता हूं दुख है, बिल्कुल होना चाहिए। ये जो ऑपोजिशन लीडर है अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग, बताना जरा, इजराइल में जब वो लोग घुसे थे 7 सितंबर को, कितनी स्टेटमेंट आई? कितने इमरान मसूद जाकर इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव से मिले? कितने अखिलेश यादव इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव से मिले? कितने राहुल गांधी इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव से मिले? कोई मिला के जाकर? यहां भाषण दे रहे हैं बैठकर कि मिले, वो मिले, ऐसे मिले, मिले के जाकर? नहीं मिले ना। आज आपको मिलना भी याद आ रहा है क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। और अब सुनिए एक और चीज, फॉरेन पॉलिसी में युद्ध आखिरी पायदान है। अगर पाकिस्तान से भी एंगेज करने का विषय था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से आगे तक लगातार उनसे एंगेज करने की कोशिश की। जब उन्होंने आखिरी अंत तक धोखा ही धोखा दिया तो फिर उनको घर में घुस। निखिल जैन आपको झूठा कह रहे हैं शिवम, कहते थे कि डिप्लोमेसी में शिवम, निखिल जैन आपको झूठा कह रहे हैं। युद्ध, निखिल बोलिए जल्दी से, आप क्या कह रहे हैं? और 10 सेकंड और दे दीजिए। राकेश जी, 7 अक्टूबर को जो आतंकवादी संगठन हमस ने जो अटैक करा था इजराइल पर, उसका कंडेमनेशन अधिकृत तौर से कांग्रेस पार्टी ने तभी करा था। कांग्रेस पार्टी ने हमस के आतंकवादी हमले को कंडेम करा, बांग्लादेशी हिंदुओं पे होने वाले अटैक को कंडेम करा, इजराइल के नरसंहार को कंडेम करा, संप्रभुता के प्रहार जो अमेरिका ने करा है आज ईरान पर, उसका खंडन करा है। फर्क यही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सही के साथ खड़ी है, गलत के खिलाफ खड़ी है। रिप्लाई ले लीजिए निखिल जैन, रिप्लाई ले लीजिए। 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले, रिप्लाई ले लीजिए। एक और चीज का रिप्लाई दीजिए, एक और चीज का छोटा सा रिप्लाई दीजिए। अगर आज ये प्लीज आप उनको रोक दीजिए, आवाज उनके लगा। निखिल भाई रुक जाइए, छोटा सा बस, मैं रुक गया। अच्छा एक सवाल बोलिए, जल्दी बोलिए शिवम भाई, बस एक जवाब और दे दीजिएगा प्लीज। 10 अगर ईरान इतना ही घटिया है तो $120 मिलियन लगा के उनके साथ चाबा रिपोर्ट की डील आज से 4 दिन पहले तक क्यों हो रही थी? ठीक, बोलिए शिवम, बोलिए। मैं जवाब दे दूं, आप जवाब दे दो। थैंक यू। मुझे आशा है और आपको जो है पूरा विश्वास है कि आप बीच में नहीं बोले। मैंने नहीं कहा और भारतीय जनता पार्टी या किसी ने नहीं कहा ईरान बुरा है। मैं कहता हूं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स किस तरीके से बदलते रहते हैं, चीजें होती हैं और देश के 140 करोड़ के लोगों की जरूरत के हिसाब से चीजें बदलती हैं। आप मुझे बताइए, 1962 की वॉर में नेहरू ने चिट्ठी लिखी क्या कहते हैं इजराइल को। इजराइल की तरफ से पता है उस चिट्ठी के बदले में क्या आया मिलकर? भंडार भरकर हथियार आए, उन्होंने भेजे। 1965 में उन्होंने जो है इसके अलावा हथियार भेजे। 71 में उन्होंने जो है हथियार भेजे। 99 में उन्होंने जो है हथियार भेजे, बैलिस्टिक मिसाइल दे दी। जब एक बार अमेरिका ने डिनाई कर दिया तो उन लोगों ने हमें बैलिस्टिक मिसाइल और तमाम चीजों से मदद की। आपको पता क्या, और पता क्या हमने क्या किया उनके साथ? 42 साल तक इजराइल में दूतावास नहीं था। दूतावास
मेरे देश के प्रधानमंत्री जो है इजराइल के ऊपर से उड़कर फलस्तीन चले जाते थे, लेकिन इजराइल नहीं जाते थे। वो कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी? क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो है तुष्टीकरण देना था। ठीक, आदत हो गई है ऐसी। ठीक है, एक चीज बताइए, एक देश लगातार आपको मदद करते आ रहा है, आप उसका सपोर्ट करने को तैयार नहीं हो, वो आपको हर जगह खड़ा हुआ है। ठीक है, हर जगह मैं निवान के पास जाता हूं, निवान के पास जाता हूं। निवान 1 मिनट रुक जाइए भाई, 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। निखिल भाई रुक जाइए, 2 मेहमान नहीं बोले, शादाब भाई भी नहीं बोले हैं, वो तो नॉन पॉलिटिकल है। 1 मिनट रुक जाइए। निवान, ये सवाल ये है कि चुनावी रैलियों के नैरेटिव से विदेश नीति तय होगी या फिर राष्ट्रहित के हिसाब से? इसलिए कि आप लोग कह रहे हैं कि बात ही नहीं कि 48 घंटों में 8 वर्ल्ड लीडर्स यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर के शीर्ष नेताओं से बात कर चुके हैं। तो क्या आपकी नीति इन देशों के विरुद्ध है? आप कह रहे हैं इन्हीं से नहीं बात कर रहे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होगी। जो हमारे देश का इंटरेस्ट है उस हिसाब से फॉरेन पॉलिसी होती है। लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने समझाया आपको फॉरेन पॉलिसी, कोई भी अगर डिप्लोमेट या डिप्लोमेसी समझने वाला व्यक्ति सुन रहा होगा तो हंसेगा इन पे। अपने नेता की तरह नाटकीय तरीके से जो इन्होंने अभी बताया कि ईरान ने 2018 में क्या किया, 2019 में क्या किया, 2020 में क्या किया, तो अरे 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाके उनको कुरान की पांडुलिपि क्यों गिफ्ट करी? फिर उनको ये क्यों कहा कि हमारी दोस्ती इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री? उन्होंने ईरान को भारत का सबसे मजबूत देश 2024 में क्यों बताया? और ईरान की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी जनता, मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज अगेंस्ट ट्रम्प। वो ये यूनाइटेड स्टेट्स के लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रम्प जो दुनिया भर में गुंडागर्दी कर रहे हैं वो अमेरिका की छवि खराब कर रहा है और अमेरिका तो क्या को करें? एक तरह से एज अ नेगेटिव नहीं तो क्या करें? निवान क्या करें? ट्रम्प को एंगेज करना बंद कर दें, उनसे बातचीत करना बंद कर दें, क्योंकि आपके हिसाब से वहां की जनता ट्रम्प के विरुद्ध है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ईरान में एक गुट ऐसा भी है जो खामेनेई के जाने के बाद जश्न मना रहा है, एक गुट ऐसा भी है जो विरोध कर रहा है, सड़क पर है। अभी वहां पर खुद किसी को नहीं पता है कि कल को क्या होने वाला है, कौन लीड करने वाला है देश। दूसरी बात है, आप कह रहे थे सर, एक चीज और निवान भाई, आप कह रहे थे ना, आपकी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है कि मित्र का साथ ना देने वाले विश्व गुरु नहीं। मैं नहीं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन कर रहा हूं कि गुरु घंटाले, ये कौन सा शब्द होता है? या ये क्या सीधे विदेश नीति में घुसना नहीं है? बिल्कुल सही है। आप हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे अपने आप को विश्व गुरु बताने के लिए, और जब विश्व गुरु बनने का टाइम आएगा बिल में दुबक जाएंगे। कहां बिल में दुबक? 1.5 साल में क्या बदल गया? बोलना चाहता हूं और वो बीच में ना बोले। क्या बदल गया? 1.5 साल पहले तक आप ईरान के साथ में थे, ईरान को अपना दोस्त बताते थे, और 1.5 साल के अंदर आपका स्टैंड एकदम से यू टर्न क्यों हो गया? आपने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। शिवम, आप यू टर्न ले रहे हैं सर, रशिया से तेल लेना बंद हो गया, ये आपको कैसे पता चला? शिवम खैर रिप्लाई करेंगे, फिर मैं शादाब भाई आ रहा हूं। आपने रशिया से बिगाड़ लिया यूएस के लिए, आपने वेनेजुएला ऑयल लेने के लिए मंजूरी दे दी, आपने चाइना से बिगाड़ लिया। ठीक है, एक बार शिवम का एक शॉर्ट रिप्लाई, क्योंकि पॉलिटिकल कमेंट है, फिर शादाब भाई आ रहा हूं। प्लीज निवान भाई, यूएस के लिए क्यों? थैंक यू। अब मुझे निवेदन है कि आप उनको रोकेंगे, मैं उनके बीच में नहीं। निवान भाई सुन लीजिए, आप उनकी आवाज नीचे करें, मेरा हाथ जोड़कर विनती है राकेश। निवान भाई सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगा, आप काउंटर कर दीजिएगा। निवान भाई सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास, काउंटर कर दीजिएगा। शिवम बोलिए। इस हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल से पहले रोने के मामले में सिर्फ एक ही व्यक्ति फेमस था, वो थी राखी गुलजार, करण अर्जुन में करण अर्जुन की मां। उसके बाद से रोने में सबसे ज्यादा फेमस हुआ है अरविंद केजरीवाल, और ये मुझे कह रहे हैं मैं नाटकीय तरीके से बात करता हूं। अरे राखी गुलजार की कॉपी करने वाले अरविंद केजरीवाल के नेताओं की रबर स्टैंप, यहां बताइए नाटकीय क्या होता है? थप्पड़ खा खा के मुख्यमंत्री बनने वाला आपने हमें बताएगा क्या होता है? क्या नॉलेज है अपनी सरकार में एलजी के सोफे पे बैठ के प्रदर्शन करने का ड्रामा करने वाला राखी गुलजार का भाई हमें बताएगा क्या होता है? सुनिए जरा, बीच में मत बोलिए। आपके डिप्लोमेट रहे हैं, गुरु घंटाल मत बनिए, चुप रहिए बाप, चुप रहिए बाप। मेरा निवेदन है आप इनको रोकेंगे राकेश जी। निवान भाई सुनिए, निवान भाई सुनिए, एक मिनट। निवान भाई, जवाब था, अगर कोई भी किसी के बीच में काउंटर करता है तो करे, एकदम ओपन प्लेस है, लेकिन 1-2 लाइन काउंटर करके चुप हो जाए, अधिक वो बोले जिसकी बारी है। शिवम अपनी बात पूरी करिए। थैंक यू। कह रहे हैं कि अगर हम जिस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल की बात कर रहे हैं, फिर मोदी जी क्यों मिले जाकर, आयतुल्ला खोमेनी से क्यों मिले, क्यों उनको क्लोज फ्रेंड बताया? सुनो भैया, पहले थोड़ा पढ़ लिख लो। ये मुझे लग रहा है कि आपने ये बस क्या ही कर रखा है, भगवान जाने पढ़ने के नाम पे। डिप्लोमेसी में आइदर देयर आर फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स, दुश्मन
जैसी स्थिति नहीं रहती। हम लगातार कोशिश करते हैं कि एंगेज करके चीजों को बेहतर करें। थोड़ी बुद्धि खोलो, काम समझ में आएगा जीवन में। अब आगे सुनिए, बीच में बोलिए और सुनिए। इनको प्लीज रोकिए ना भाई, इनको वर्बल डायरिया है क्या? सारी उल्टी यही कर देनी है। प्लीज आप इनको रोक दीजिए। मैं राकेश जी नहीं बोला, के बीच में बेचैन होगा ये तो आदमी। निमान भाई आप इशारा करिए, मैं आ जाऊंगा। होली का दिन है, नहीं अच्छा लगता आज होली का दिन है, थोड़ा सा सद्भाव से बातचीत हो। एक बार रुक जाइए, मैं आ जाऊंगा। आप इशारा कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा। मैं सद्भाव चाहता हूं लेकिन वो रखने नहीं दे रहे। निमान भाई आप सुन लीजिए जवाब है, थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं। देखिए मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में बोला ही इसलिए नहीं ताकि वो मेरे बीच में ना बोले। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर खोमेनी से मिले, उनको कुरान गिफ्ट किया। हाँ, क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर है। हाँ, इस देश को समय समय पर उनका साथ, वादा खिलाफी सब चीजें मिली है समय समय पर, लेकिन वो एक देश के रिलीजियस लीडर है। प्रधानमंत्री ऐसे उनसे मिले जैसे पोप से मिले, और पोप से मिलने के बाद जाहिर है उनके विषय में 2 शब्द कहे। हमारे देश में आके हमारे देश के कोई रिलीजियस नेता से अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई हेड ऑफ द स्टेट आकर मिलेगा, ये उससे वो तय नहीं होता कि उस देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। ठीक है भाई, वो आया, कर्टसी मीटिंग हुई, सम्मानित तरीके से बात हुई, हमने डायलॉग किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, इतनी बेसिक बातें समझ में नहीं आती क्या? ठीक है, आ रहा हूं। शादाब शम्स, बच्चियों के मरने की बातचीत हुई, कोई भी दुखी होगा और वो कंडेमनेबल है, कहीं भी बच्चों की जान चली जाए, वो तारिक भाई ने ठीक कहा। लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसा प्रोपेगेट नहीं किया जा रहा कि भाई जो मेरी पॉलिसी है, जो मेरी सियासत है, उसके हिसाब से हम विदेश नीति को देखेंगे, राष्ट्र हित के हिसाब से नहीं देखेंगे? राकेश भाई, मैंने सबको बहुत ईमानदारी से सुना। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ईरान भारत का बहुत अच्छा और पुराना मित्र था। इजराइल हमारा नया और मजबूत मित्र है, और दोनों मित्रों में झगड़ा हो गया। भारत ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, भारत की सरकार ने, हम चिंतित हैं, हम दुखी हैं। जब 2 मित्र लड़ते हैं तो दिक्कत आती है। डिप्लोमेसी इमोशन से नहीं चलती, वो स्ट्रैटेजिकली उसके लिए आपको मूव किया जाता है। मेरी सरकार वही कर रही है। हमेशा हम देखते हैं कि जब क्रिकेट में बॉल आती है, कई बार कुछ बॉल आती है जिनको प्लेट किया जाता है, कुछ बॉल्स को शॉट किया जाता है और कुछ बॉल को छोड़ा जाता है। तो जरूरी नहीं है हमारी स्ट्रैटेजी अगर ये कहती है कि हमें नहीं बोलना है तो बोलने में बहुत 4 चांद लग जाएंगे, या अगर मोदी जी बोल जाएंगे तो सब कुछ अभी रुक जाएगा। अगर विपक्ष को इतना यकीन मेरे प्रधानमंत्री पे, तो मैं धन्यवाद दूंगा इस विपक्ष का। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि ये जो सियासी मातम बाजी हो रही है इस देश के अंदर, आज तो मुझे लगता है कि सारे विपक्ष को एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए था कि जो देश हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, वो निर्णय होना चाहिए। मैं कह रहा हूं इतनी नीचता की हद पे विपक्ष उतर गया। इतना तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इतना विरोध तो वो जो पाकिस्तानी है, जो कट्टर मुसलमान अपने आप को कहता है और लगातार वो मातम करते हैं, वहां इतना ड्रामा नहीं हो रहा जितना ड्रामा मेरे यहाँ का विपक्ष कर रहा है। मैं ये कहता हूं, मैं एक मजबूत मुसलमान हूं। जो हो रहा है उससे हम सब लोग दुखी हैं, देश का आम आदमी दुखी है, सरकारें दुखी हैं, लेकिन डिप्लोमेसी इमोशन से नहीं चलती है। इसलिए मेरी सरकार जो निर्णय ले रही है, देश के प्रधानमंत्री जो फैसला कर रहे हैं, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने यूएई से बात की, उन्होंने कतर से बात की, उन्होंने सऊदीया से बात की, आपको मालूम है सऊदीया के अंदर लगभग 35 से 40 लाख मुसलमान रहते हैं, यूएई के अंदर लगभग 35 से 40 लाख मुसलमान रहते हैं, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर 10-10 लाख मुसलमान रहते हैं, ओमान के अंदर 10 लाख से अधिक मुसलमान है, बहरीन में 7 से 8 लाख मुसलमान है, और ईरान के अंदर, भारतीय मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर कितने लोग हैं? 10,000 भारतीय। अब ये बताइए, जहां मेरे ज्यादा लोग हैं, 1 करोड़ से अधिक लोग हैं, वहां उन लोगों से बात ना करूं, उनकी चिंता ना करें देश के प्रधानमंत्री? उनके नेशनल हेड से अगर बात करके प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं तो उनको उनकी भी चिंता है कि मेरे भारत के लोग वहां रह रहे हैं, तो पहले उनसे बात कर ली जाए, और चीजों को जहां मदद करने की जरूरत पड़ती है, ईरान से भी तारिक खान बोलिए, ये कह रहे हैं कि अगर बल्लेबाज कई बार डक कर देता है बॉल को तो क्या दिक्कत है? ठीक है, वो बात समझ में नहीं आई। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जा रहा है। हम अपनी बात, एक तो पाकिस्तान से कंपैरिजन ही घटिया है। हम अपनी बात शालीनता से रखते हैं। पाकिस्तान में 50 आदमी मर गया है। अब आप बताइए, हम वो देश हैं जो विपक्ष में रहकर भी अपनी बात को कहते हैं और आप सुनते हैं, और उधर से शिवम त्यागी पक्ष अपनी बात रखता है। इसलिए पाकिस्तान से कंपैरिजन ही एकदम घटिया है। पहली बात, अरे बीच में नहीं। अब शिवम भाई इनको रोकिए। पाकिस्तान से कंपैरिजन घटिया है, पहली बात। नहीं बोल रहा है ये तो, अरे ठीक है, पाकिस्तान से कंपैरिजन घटिया है, भारत का दुनिया इन स्टेट ऑफ वॉर है, आप अपने देश के प्रधानमंत्री ठीक है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात है जो तारिक खान ने कहा, बिल्कुल सही बात है। कहां इसमें पाकिस्तान को घुसाना? वहां तो गए थे कराची कॉन्सुलेट के बाहर, वहां गोली मार दी मरीन कमांडोज ने। ऐसा हिंदुस्तान में हो सकता है क्या?
हम किसी को पहुंचने देंगे क्या? लेकिन आप सभी को मैं रोकता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं आता हूं डिबेट पर। बड़ी खबर है बिहार से। बिहार में बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री होगा। सरकार का चेहरा वहां पर बदलने वाला है और बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्यसभा जाने की खबरें हैं। नीतीश कुमार के बेटे भी सरकार में शामिल होंगे। पहली बार एक्टिवली वो पॉलिटिक्स में शामिल हो सकते हैं और वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीरें साथ आ रही थी और उन तस्वीरों के आधार पर बातचीत ये हो रही थी कि ये मसला जो है आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि वो आ जाएं एक्टिवली पॉलिटिक्स में। ये इस बात को लेकर कयास थे। चूंकि ये बड़ी खबर है, डेवलपिंग खबर है, शिवम कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बड़े दिन से ये मामला लग रहा था कि उल्टेगा पलटेगा ये चुनाव के समय भी, अब ये खबर आ रही है। देखिए, एक तो सोर्सेस हैं, मुझे लगता है अभी कंफर्म नहीं है तो उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना बस कहना चाहूंगा कि हाँ, दोनों पार्टियां सिंक में हैं। दोनों पार्टियों में जाहिर है आपस में लंबे समय एक चर्चा हुई होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो लंबे समय तक इस पर बैठने के बाद, बात करने के बाद कोई किसी कंक्लूजन पर पहुंचे होंगे। और नीतीश जी ने बिहार को जिस तरीके से एक बहुत लंबे समय तक सर्व किया है वो अविस्मरणीय है। अब जाहिर है उनका अपना मन है नीतीश जी के निर्देश में, या फिर यूं कहिए कि उनकी जो है इच्छा क्या है, दोनों दलों की इच्छा क्या है, गठबंधन की इच्छा क्या है, उसी के आधार पर आगे फैसले होंगे। लेकिन इतना तय है, लेकिन इतना तय है, एक चीज जरूर होने वाली है, बेगानी शादी में इंडिया अलायंस दीवाना। अच्छा, नहीं ठीक है, ये बड़ी खबर आई और मुझे कहा गया थोड़ी सी इस पर चर्चा कर ले। देखिए एक बड़ी बात है शिवम भाई, आपने जो कहा आज होली का दिन है, अलग अलग रंग है, ये कौन सा रंग आप लोगों ने आज डाल दिया? और अभी तो सोर्सेज की बात हो रही है, तारिक भाई, निखिल और निवान तीनों लोग ये हंस रहे हैं, शादाब भी हंस रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा अपडेट, चूंकि बहुत बातें हो सकता है शिव, नहीं हो सकता है शिवम, हो सकता है आप बहुत बातें ना कहें, लेकिन हमारे सहयोगी रविकांत बहुत बातें बोलेंगे जो बीजेपी ही कवर करते हैं। रविकांत बताइए क्या कहा जाए, क्या मामला, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए राकेश, बिहार में बहुत बड़ा पॉलिटिकल बदलाव होने जा रहा है। सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो राज्यसभा जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। आज जेडीयू कोटे से जितने मंत्री हैं उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। संजय झा लगभग 2 बार उनसे मिल चुके हैं और नीतीश कुमार ने पूरा मन बना लिया है कि अब वो दिल्ली आ रहे हैं और बिहार में उनके बेटे को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। और बिहार एक ऐसा स्टेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक, अब तक उनका अपना खुद का मुख्यमंत्री वहां पर नहीं रहा। ये पहली बार होगा जब ड्राइविंग सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी। बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनेगा। इसकी सारी तैयारियां जो है लगभग सूत्र बता रहे हैं कि रविकांत कब तक सब ये सोर्स वाला कब तक हट जाएगा? देखिए, नामांकन की आखिरी डेट कल है 5 और कैंडिडेट जो है अनाउंस करना है। जो नॉमिनेशन के लिए सेट लिए जाते हैं वो हमारी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के लिए सेट जेडीयू के द्वारा लिए गए हैं। ये जो सूत्र हैं वो लगभग 1-2 घंटे के बाद हट जाएंगे और नीतीश कुमार का नामांकन जो है वो कल होगा। चलिए ठीक है, सूत्र हट जाएंगे, लेकिन फिलहाल शिवम सूत्र वाली लाइन पर, जाहिर सी बात है पार्टी लाइन है तो रहेंगे। अब मैं जल्दी से 15 सेकंड सबसे चाहता हूं टिप्पणी हो जाए। तारिक भाई, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, ये तो बीजेपी, मैं भी ले लूंगा। ये तो अल्टीमेट गोल तो बीजेपी का यही था और फाइनली बीजेपी अपने गोल में कामयाब हो गई कि नीतीश साहब को ढकेल दिया जाए उधर की तरफ, दिल्ली, मतलब रिटायर कर दिया जाए। ठीक है, निखिल 10 सेकंड आपका। देखिए, खामखा हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को कूटनीति करनी चाहिए, ईरान से बात करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। वो इतना जरूरी काम कर रहे थे, नीतीश कुमार को पटना से निकाल के दिल्ली ट्रांसफर कर रहे थे। क्या खोमेनी, क्या ईरान, क्या इजराइल, क्या अमेरिका, कर दिया प्रधानमंत्री जी ने तो मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, निवान आप भी बोलिए, फिर शिवम आता हूं। देखिए एक और रीजनल पार्टी जो है वो भाजपा की सत्ता की हवस की शिकार हो गई। अकाली चाहे पंजाब में देख लीजिए, चाहे शिवसेना महाराष्ट्र में देख लीजिए। अब ये जेडीयू जो बनते थे कि हम बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं, खा गई बीजेपी जेडीयू को भी। बीजेपी वो पार्टी है जो हर रीजनल पार्टी को खा जाती है अपना सत्ता की हवस में। और ये जो जितने भोले भोले प्रवक्ता बीजेपी के आ जाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, ये अपने नेताओं को ऊपर फोकस नहीं करते, ये अपने नेताओं पे फोकस करें। नहीं, ठीक है। अब पता नहीं कहां से आपको लग रहा है कि जेडीयू खत्म ही हो गई, लेकिन शिवम निवान कह रहे हैं इतने भोले। चलिए, एक भोले का टैग तो आपको मिला आज होली के दिन। बहुत धन्यवाद। देखिए, एक आदमी ने कहा कि जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को हटा दिया, एक ने कहा कि रीजनल पार्टी को खा गए।
लड़की राजी है, लड़का राजी है, दोनों में प्रेम 20 साल का है, आज वो विवाह कर रहे हैं। विवाह में बदलाव में कौन घर में खाना बनाएगा, कौन बाहर काम करेगा, ये सब तय। ये जबरदस्ती अब्दुल्ला है बेगाना है, कलर काला है, वो गोरी है, वो सांवला है, वो लंबा है, वो छोटा है, बस करो आप। हो कौन बेगानी शादी में, मतलब अब्दुल्ला सारे ठीक है, वक्त इतना ही है। लेकिन एक बात कहते हैं, सभी लोगों को रखिए इसी फ्रेम में। शादाब भाई, एक तो माफी आपके साथ, आज आपके साथ वाकई नाइंसाफी हुई, ये भी खबर आ गई, जाना पड़ा, इस पर बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लेकिन नाना कहते कहते शिवम इशारा तो कर ही गए, और जो रविकांत ने कहा वो पुष्ट कर ही गए कि 1-2 घंटे बाद ये सूत्र हट जाएगा, क्योंकि कल तक की डेट है, जो होना है वही जाना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।